बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ सीनियर वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन पॉलिसी साज लोग हैं उनमें से इनका शुमार है। NCOC के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं, वैक्सीन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन पहला सवाल मैं असद उमर साहब से पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के हवाले से आपके एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचता रहा। आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे, ज़रा उसको समराइज कर दें। सर, मुझसे एक सवाल पूछा गया और कि क्या इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, और वो सियाको सबाक के बगैर था सवाल। उसमें यह नहीं था कि कोई गुफ्तगू हो रही थी कि जो कहीं ऐसे हालात हो गए हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो अब क्या इमरान खान तहलील कर सकते हैं। वो एक फ़लसफ़े का सवाल आप कह लें, यह एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि क्या वो कर सकते हैं। तो मैंने उसके अपना तज़िया पेश किया था कि जो इमरान खान को जितना मैं समझता हूँ, जो उनकी शख्सियत को जो समझता हूँ, उनकी सियासत को जो समझता हूँ, वो इमरान खान जो है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तो सियासत में आए नहीं थे। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को ये लगे कि जो वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी लेजिस्लेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो कोई भी उसकी वजह होती है, तो बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो कहेंगे कि जी चलो मैं वापस अवाम के पास जाता हूँ। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा, ये एक फ़लसफ़े का सवाल था, ये कोई सियाको सबाक नहीं था कि अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी होगी है इसलिए अब इमरान खान करने जा रहे। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और उसके बाद मैंने नोट किया कि वो कुछ लोग, हाँ जी, नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो गलत इसलिए साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, कर नहीं पाया। फिर बहुत सारे दबाव हैं जिसका वो तस्करा करते रहे हैं। फिर वो खुद भी कहते रहे हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत भी नहीं है, तो मजबूर तो वो हैं। यही मजबूरी होती है जो आदमी को कहती है कि असम्बलियां तहलील करके दोबारा हो। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि ये तो नहीं है कि इमरान खान इस वक्त कुल इख्तियार रखते हैं और जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा हमारा निज़ाम नहीं है जिसके तहत चल रहे हैं, और अभी असम्बलियों की सूरत हाल नहीं है। और ये असम्बलियों की सिर्फ बात भी नहीं है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके अंदर जो जिस तरीके से पिछले 15-20 साल के अंदर इवॉल्व की है, तो ये वाकई में होता है। अदलिया का एक बहुत बड़ा रोल बन गया है अदलिया की मूवमेंट के बाद से, और बहुत सारे लोग समझते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि कई अदलिया के ऐसे फैसले आते हैं जो एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर बराह रास्त मुदाखलत होती है और शायद आईनी तौर के ऊपर वो जस्टिफाइड भी नहीं होते। वो एक अलग बहस है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल कि अब इमरान खान कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये समझेंगे। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि वो जो जिस तरीके से वो पेश किया गया, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जिस तरीके से चली, तो उससे उम्मीदें बहुत सारी लोगों की, अपोजिशन के सियासतदानों की बढ़ गई थी। तो उनको मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मतलब इतनी खुशी की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरान खान साहब जो है, या ये कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही है जिसके बुनियाद के ऊपर इस किस्म की का तज्जिया किया जाए। अब एक फैसला तो आया क्या का, और उस पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में, उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि एक जज के ख़ानदान को कैसे इस्तिस्ना मिल सकता है। यानी ये क्या है, क्या कोई अगर जज हैं तो वो जवाबदेह नहीं है? ये सवाल उनके दिमाग में भी आ रहा है। इस सवाल के असरात कितने गहरे होंगे? देखिए, ये पहले तो हमारा जो आइन है और कानून है और उसमें क्या रिश्ता है अवाम का, हुकूमतों का अदलिया के साथ। अदलिया के फ़ैसले की मैं तनकीद कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। मैं अदलिया के जो मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर शक्कुक व शुबात नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने पैसा ले लिया था तो इसलिए जज ने ये फैसला दिया है, या और मैं कोई उसको इंप्यूट करूं, या वो आपस में मिले हुए थे, या उनकी कोई रिश्तेदारियां हैं, या वो अपने जज को बचाना चाहते थे। ये आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि फैसले से आपको एतराज़ है। ठीक है, फैसले के ऊपर हमें बहुत सवालिया निशान हैं, और जो हमें समझ में आ रही है, तो हमें तो ये बताया गया है इस फैसले के जरिए कि अदलिया जो है वो कानून से बालातर है। आप उनको नहीं सवाल पूछ सकते। अब मुझे बताएं कि इस फैसले के बाद कोई FBI वाला अगर उसके सामने कोई सवाल आएगा
किसी जज के बारे में कोई एसेट बियॉन्ड मीन का केस नजर आएगा तो वो उसके बाद एक्शन कैसे लेगा? यहां पे तो जजमेंट आ गई कि इफेक्टिवली उसमें यही कहा गया है ना कि अदलिया जो है, सिर्फ जज के बारे में नहीं, जज के खानदान के बारे में भी अब तो ये प्रॉब्लम होगी ना। खानदान के बारे में भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हुकूमत के ऊपर जो इतना बातें की गई हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, हुकूमत ने क्या किया? एक सवाल आया, वो सवाल था कि बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा था असासे हैं, जो असासे जो हैं वो जस्टिफाई नहीं होते, और ये एक जज साहब के बारे में था। अब ये कोई आम शहरी तो था नहीं, आम शहरी के बारे में होता तो हम बोलते जी FBI से करो, इन्वेस्टिगेशन करो, फैसला करे और उसके बाद फैसला दे, या FIA से इन्वेस्टिगेशन करा लो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गए, जो आईनी तरीकाकार है वो अपनाया गया। अब इस पे भी नाराजगी कि सवाल क्यों पूछा गया? इमरान खान को तो 8 महीने 10 महीने खड़े हुए इमरान खान जवाब देते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 1983 में तुमने लंदन में जो फ्लैट खरीदा था वो आमदनी कहां से आई थी? वो भी पेपर ट्रेल इमरान खान को देना पड़ा। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि ये कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश है या ये अदलिया गलत काम कर रही है। ये पाकिस्तान में एक अजीब और गरीब रवश है कि जो जिससे कोई सवाल पूछा जाए तो उसको साजिश नजर आनी शुरू हो जाती है। अब आ जाए सर जरा कोरोना वायरस और लॉकडाउन की तरफ। सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइए कि लॉकडाउन आप लोग करने जा रहे हैं, क्या 8-10 दिन से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे? और मुझे अभी की सिचुएशन बताएं। गुज़िश्ता दिनों ये रिपोर्ट हो रहा था कि ये ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। रिसेंटली कुछ कंट्रोल हुआ है? क्योंकि मैंने सड़कों पे बाज़ारों में कुछ हद तक देखा है कि लोगों ने कुछ हद तक एहतियात शुरू की है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहली वेव में थी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो पहली जो आपने बात की कि ये कंप्लायंस जो है, हमारे पास भी वो रोज़ाना रिपोर्ट्स आती हैं और उसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि बेहतरी आई है कंप्लायंस के अंदर, लेकिन अभी भी गुंजाइश बेहतरी की मौजूद है। ये बिल्कुल आपका सही मुशाहिदा है। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं वो ये कि हस्पतालों में कितनी एडमिशन्स हो रहे हैं और उनमें से कितने मरीज़ जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसके अंदर हमें कमी तो नहीं नज़र आई है, लेकिन जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा था उसमें थोड़ा ठहराव ज़रूर नज़र आ रहा है। अभी भी कल भी तकरीबन 5400 मेरे लोग ऑक्सीजन पे मौजूद थे, और ये 5400 कितने होते हैं? ये पिछली जून की जो पीक थी लहर की, पहली लहर की, उसमें सिर्फ 3400 लोग थे, तो उससे 2000 लोग ज़्यादा इस वक्त भी पाकिस्तान के हस्पतालों में ऑक्सीजन के ऊपर हैं कोरोना के मरीज़। तो एक ख़तरनाक हद लेवल के ऊपर आज भी है ये जो हमारी वबा है। लेकिन जो इकदाम किए गए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, उससे वो जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा था उसके अंदर ठहराव ज़रूर नज़र आया है। और इसी कड़ी के अंदर जो आगे ईद की छुट्टियां हैं और जो वीकेंड्स होंगे, उम्मीद ये है कि वो जब बीच में ब्रेक आएगी तो उससे जब हम ये बिल्कुल ख़तरनाक हद तक पहुँचे हुए तो उससे हमें ज़रा नीचे आने के अंदर मदद हासिल होगी। और इसका मुज़ाहरा पिछले साल भी किया गया था। उस वक्त लोग मानते नहीं थे, उस वक्त तो लोग कहते थे कि नहीं ये तो खुद ब खुद ही हो गया, पता ही नहीं था कि क्यों कमी आ गई। लेकिन अभी बिल्कुल रिसेंटली एक शहर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था 1 हफ्ते के लिए, वो मर्दान है जी। और मर्दान में जहां पर शरह जो है वो 35% से ज़्यादा चल रही थी, मुस्तकिल 35 और 40 के दरमियान चल रही थी, वो आज तकरीबन 20% पे आ चुकी है। तो ये जब एक्टिविटी रोकी जाती है उससे ज़रूर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और हमारी यही उम्मीद है कि ये जो 9 दिन का पीरियड आएगा, इसकी मदद से हम ये जो बहुत ही ख़तरनाक इस वक्त हद तक पहुँचे हुए उस पर नीचे आने के अंदर ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ हद तक ज़रूर होंगे, कितनी कामयाबी होती है वो ज़ाहिर वक्त बताएगा। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमतें, वफाकी और सूबाई, वो इस मसले को उतना संजीदा समझती हैं? सर कभी स्कूल खोल देते हैं, कभी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान के सारे इदारे उस लेवल की कोऑपरेशन आपको दे रहे हैं जिस लेवल का ये मसला है? जो पहले चंद महीने थे ना, उसके अंदर तो इमरान बड़ी हद तक जो है वो जो हुकूमती निज़ाम था, रियासती निज़ाम था, उसने जो जिम्मेदारी थी वो निभाई। और पहली जो वेव थी उसके अंदर काफ़ी हद तक, और तमाम सूबाई, जिसमें कोई उसमें आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर भी हुकूमत थी, काफ़ी हद तक जो है वो हमने देखा। ये जहाँ मामला गड़बड़ शुरू हुआ ना, ये जब दूसरी लहर आई और उस वक़्त एक पूरी मूवमेंट एक उरूज पर थी और हज़ारों क्या दसियों हज़ारों लोगों के जलसे हो रहे थे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, मुल्तान के अंदर, पता नहीं कहाँ का।
तो उसका एक तो बराह रास्त नुकसान हुआ, वो बराह रास्त नुकसान फिर भी निस्बतन कम है, उस शहर में हुआ, एक दिन हुआ, लोग जमा हुए। लेकिन जो बिला वास्ता जो नुकसान हुआ कि उन लोगों ने देखा कि अगर मेरा लीडर, क्योंकि बहुत बड़ी फॉलोइंग है ना हमारी पॉलिटिकल लीडर्स की, जो एक पार्टी इलेक्शन जीत के हुकूमत भी बनाती है तो वो भी 1/3 वोट लेती है टोटल वोट का, तो 2/3 वोट वाले जब खड़े हुए वो जलसे कर रहे थे तो वो पैगाम क्या भेज रहे थे, कोई एहतियात वहतियात की जरूरत नहीं है। और उसके बाद से हमने देखा कि हमें इन्फोर्समेंट के अंदर मुस्तकिल प्रॉब्लम्स आते रहे। और अभी भी हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा कि भाई आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं लेकिन खुदा का वास्ता एसओपी इन्फोर्समेंट तो कराएं। वहां पे कोई एमपी एमएनए जाता है ना तो इमरान को 2-4 घंटे के अंदर एक नोटिस आ जाता है ईसीपी से कि ये क्यों आया है और अगर इसको रोका नहीं गया तो हम मुअत्तल कर देंगे और कैंडिडेट ही फारिग कर देंगे। तो कोई 2-4 खत इनको भेजे ना जो कोई वायलेशन हो रही है, चाहे वो किसी को जाए तहरीक इंसाफ को, चलो शुरू तहरीक इंसाफ से कर दें, कोई अगर जहां वायलेशन करता हुआ नजर आता है तो उसको नोटिस तो देंगे, अगर तुमने कल ऐसा जलसा किया तो तुम्हारे कैंडिडेट को मुअत्तल कर देंगे। ठीक है सर, मुझे एक और चीज बताएं कि एक पाकिस्तान में मिथ बनी हुई थी, लोग कह रहे थे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तानियों को कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे अगर आप चेक करें तो मेरी डॉक्टर से बात हुई, अगर विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो आधे पाकिस्तान का कम है। और इम्यूनिटी का ये कैसे कर सकते हैं कि जनाब ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है? ये कुछ कुदरती चक्कर हुआ है और कुछ थोड़ी सी एहतियात थी जिस वजह से बच गए थे। इधर ये गलत फहमी अगर है तो इसको दूर कर दें, और अगर ये ठीक है तो इसको तस्दीक कर दें, इसको तस्दीक कर दें। सर ये अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई कुदरती हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो सारी दुनिया से में मुख्तलिफ करती हो, लेकिन बदकिस्मती से है ऐसा नहीं। और बाकी वो यूरोप वोरोप तो बहुत दूर हैं, उनको तो छोड़ दें। जो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए मुल्क है ना, हमारा मशरिक का बॉर्डर मिलता है भारत से और हमारा मगरब का बॉर्डर मिलता है ईरान से। और अगर आप दोनों ममालिक के अंदर सूरत हाल देखें कोरोना की तो देख के डर लगता है कि कितने बुरे हालात हुए हुए दोनों ममालिक के अंदर। सो कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है अभी भी। आप मैं सिर्फ अगर 1 मिनट दूं, मैं भारत से मसला कर लूँ सर, और ये भारत के साथ हुआ क्यों ये भी बता दें। शुरू था ये, मैं भाई आपको फ़र्क बताता हूँ ना, दोनों में वहाँ क्यों और यहाँ क्यों नहीं हुआ। अब पुरानी वाली पहली लहर को हम छोड़ देते हैं, हम अभी जो तीसरी लहर है सिर्फ उसकी बात करते हैं। जनवरी के अंदर उनके भी केसेस बिल्कुल कम हुए थे, हमारे भी केसेस कम हुए हुए थे। उसके बाद हुआ क्या, हमारे जैसे ही हमें तीसरी लहर की इंडिकेशन नजर आनी शुरू हुई, पहले सबसे पहले एनसीओसी ने कुछ फैसले खुद ही किए और बंदिशें बढ़ाई। फिर उसके बाद दूसरी उससे हमें फायदा उतना नहीं नजर आ रहा था, हमने एनसीसी मीटिंग मंगवाई, एनसीसी ने मजीद बंदिशें की। और उसके बाद ये जो अभी 2 हफ्ते पहले फैसले हुए, ये तीसरी दफा था कि हम मजीद बंदिशें भी बढ़ाते चले गए और इन्फोर्समेंट भी सख्त करते चले गए। नतीजा ये निकला कि हमारे केसेस जो 1500 के करीब थे वो बढ़ के 5-5.5 हज़ार तक तो पहुंचे, 3-3.5 गुना का इजाफा हुआ और वहां पर रुक गए। भारत में जहां पे 10,000 केस हो रहा था यौमिया, वहां 4 लाख केस तक पहुंच गया, यानी 40 गुना इजाफा हुआ। वो हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, जब उनकी लहर थी, वो आप इंडिया के मीडिया से अगर देखें, जैसे जैसे लहर बढ़ती चली जा रही है, कभी हेल्थ मिनिस्टर का बयान आता है, वो कहते हैं कोरोना से के खिलाफ हमने फतह हासिल कर ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़े होकर बयान करते हैं कि जी कोरोना पे हमने फतह कर ली। वो जलसे कॉल करते हैं, सारी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, साथ उनके बड़े बड़े हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। वो कुंभ मेला जो है जिसके अंदर लाखों लोग वहां पे मौजूद थे, वही वो कहते हैं। आखिर में जो ये बिल्कुल ही तेजी से बिल्कुल ही बेकाबू हो गया, ये उसके बाद हुआ है वहां पे। तो जो आप जैसा करेंगे इसमें तो कोई शक नहीं, तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि फैसले अल्लाह ताला करता है। तो जाहिर है अगर हमें निस्बतन कामयाबी हासिल हुई या हम निस्बतन महफूज रहे तो अल्लाह ताला का करम है, इसमें तो कुछ शक नहीं। लेकिन अल्लाह ताला भी आपके कोई मेहनत की, आपके कोई अमाल होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर करते हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता ये मत समझें कि अल्लाह ताला ने आपको कोई फ्री टिकट दिया हुआ है। हिफाजत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा। ये जो म्यूटेशन हो रही है या जो वायरस के अंदर फ़र्क आ रहा है, इंडिया में मुख्तलिफ है, बरतानिया में मुख्तलिफ है, ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और हमारे यहाँ पे किस किस्म की अभी तक म्यूटेशन हुई है वायरस में? इस वक्त हमारी सूरत हाल है उसमें से कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर ज़रा ज़्यादा उनकी जिक्र हो रहा है, क्योंकि उनसे कुछ नुकसान ज़्यादा हो रहा है और वो मुख्तलिफ हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उसके ऊपर बड़ा उसका जिक्र हुआ है। ब्राज़ील का एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट है जिसने जनूबी अमेरिका के अंदर बड़ा तूफ़ान मचाया है।
और यूके वेरिएंट जो यूरोप से जो तकरीबन तमाम दुनिया में उसके बाद फैल गया, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब एक नया वेरिएंट आया है जिसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहते हैं, और उसमें वो दो उसके हुक्स होते हैं, वो टेक्निकल डिटेल है जो भारत में है। लेकिन अभी उस पर इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी उसके ऊपर हतमी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन एक ये ख़तरा ज़रूर है कि शायद ये जो भारत का जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा और ख़तरनाक हो, लेकिन अभी इसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जी ठीक है, वैक्सीन के ऊपर आ जाए। मुझे समझ कि थोड़ी सी आई थी प्राइवेट वैक्सीन, लोगों ने दौड़ दौड़ के लगवाई, चाहे लोग ये कह रहे थे कि बहुत महंगी है, लेकिन वो ख़त्म हो गई। और जब तक हमने रब्ता किया कहीं वैक्सीन थी ही नहीं। तो ये उसका आपको क्यों करना पड़ा, और अभी प्रैक्टिकली वैक्सीन की सिचुएशन क्या है? देखिए, इस वक्त तक की अगर मैं ओवरऑल आपको सूरत हाल बताऊं ना, कोई 25 लाख से ज़्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 30,000 वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर ने लगाई है और 25 लाख से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो हुकूमत ने लगाई है, वफाकी हुकूमत ने लगाई है। तो जाहिर है वो जो प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो एक छोटा हिस्सा है। वो बीच में मैंने नोट किया था, 1-2 दिन रुका था, लेकिन अब दोबारा से वो 1000, 2000, 3000 जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वैक्सीन लग रही है। तो इसका मतलब कोई नई खेप उसकी आई है। लेकिन जो बुनियादी वजह, आप लोगों की तरफ से एतराज़ कोई नहीं है? तो रुख किया, हमें कोई एतराज़ नहीं है जी, बिल्कुल। अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर का उसके पास ऑप्शन मौजूद हो। लेकिन हम साथ साथ जो करते चले जा रहे हैं, ये उसकी बुनियादी वजह, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उस वक्त लोगों को शायद डर ये लग रहा था, अफवाहें ऐसी फैलाई जाती थी कि तो 6-6 महीने अब वैक्सीन नहीं आएगी और क्या होगा। तो 50 साल से ज़्यादा वालों की तो पहले से ही लग रही थी, वैक्सीनेशन हो रही थी। आज के दिन से 40 साल से जो ऊपर वाले हैं उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। और आज जो है जो शेड्यूलिंग की गई थी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों की, तो 1,40,000 लोगों की तो शेड्यूलिंग की गई है जो 40 साल की एज से ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने पहले ऐलान किया था, इंशाल्लाह ताला अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को जो हमारी है वैक्सीन अवेलेबिलिटी की, अगर वैसे ही चलती रही तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो तमाम 18 साल से ऊपर के लोगों की हम कर देंगे। तो ईद के कितने दिन बाद तक सर? ये 30 से ऊपर वाले बड़े परेशान हैं, मेरे कान में भी बोल रहे हैं, और मैं भी 40 से नीचे हूं अभी फिलहाल। अच्छा, पहली बात तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि निस्बतन खतरा आपको कम है। कोरोना आपको होने का खतरा उतना ही है जितना मेरी उम्र के आदमी को है, लेकिन उससे कोई खुदा न खास्ता कोई सीरियस मसला हो वो आपका कम है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद तो अगला स्टेप जो होगा वो हमारे 30 से 40 के दरमियान का होगा। वो या हम ईद से फ़ौरन पहले या ईद के फ़ौरन बाद जो है इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो ज़्यादा आपको नहीं इंशाल्लाह ताला इंतजार करना पड़ेगा। असद उमर साहब, मैं बता दूं इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं थोड़ी सूरत हाल बता दूं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त मेरे पास वैक्सीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो सूबों ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है वैक्सीन लगाने की, उन्होंने सेंटर्स अपने बढ़ाने थे और उन सेंटर्स के अंदर काउंटर्स बढ़ाने थे, वो काम जो है इस वक्त फाइनल स्टेजेस के अंदर है। तो आपको अब खबर ये आ रही होगी, कई शहरों से आपको खबर ये आ रही होगी कि लोगों को इंतज़ार ज़रा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वो इस वक्त मेरे पास बॉटलनेक बना हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, हम इस वक्त 1,40,000 कर चुके हैं मैक्सिमम किसी एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन, जहां पर हम पहुंचने की हमारा एस्टिमेट है अगले 10 दिन के अंदर हमारे ख्याल में ये 3 लाख रोजाना तक पहुंचना चाहिए। और ये ईद के बाद जो है मई के आखिर से पहले ये 4 लाख को एक्सीड करेगा। तो इस वक्त मेरी वो जो ग्राउंड पे कैपेसिटी बिल्ड करना है वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हुआ है। जैसे ही मुझे उस पर क्लैरिटी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम 30 वाला भी खोल देंगे। जी ठीक है। अब मुझे सर ये बताएं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है, थोड़ा सा हटके है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि खाली वैक्सीन और ये चीज़ें नहीं हैं, दुनिया को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट, वो लोग क्या खा रहे हैं और वो चीज़ें उनके ऊपर क्या असरात डाल रही हैं। गवर्नमेंट्स को, इंतज़ामिया को, लोगों को ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, जो सबसे अच्छी वैक्सीन है ना, वो इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, जो हर चीज़ से लड़ने के लिए उसको सपोर्ट करती है। उसका अपना इम्यून सिस्टम है और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। मैंने जो माहिरीन है उनसे मैंने इसको समझने की कोशिश की और ये बड़ा कमाल सिस्टम है, किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा, बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, वो हम तबाह कर रहे हैं जो रिफाइंड किस्म के गंदे ऑयल हैं उनको इस्तेमाल करके, पैकेज फूड जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है उनको इस्तेमाल करके, चीनी धड़ाधड़ खाते हुए, ये चीज़ें इंसानों के इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस पर ना सिर्फ हेल्थ एडवाइजरी जारी करें,
लोगों को बताएं, बल्कि इन चीज़ों के ऊपर चेक रखना शुरू करें? बिल्कुल ऐसा ही है इमरान। मैं ज़ाहिर है हल्के में सियासत करते हैं, लोगों के वर्कर्स हैं, उनके घर में कोई फौतगी हो जाती है तो दुआ के लिए इंसान जाता है। मैंने नोट किया है, मुझे एमएनए बने हुए इस हल्के से तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। मैंने इस 8 साल के अंदर फ़र्क महसूस किया है। पहले जब जाता था, लोगों से पूछते थे जी क्या बीमारी हुई, तो मुझे इतना कैंसर नहीं सुनने को मिलता था। अब तो ये सूरत हाल है कि मैं हर तीसरे घर में जिसमें जाता हूँ, जहाँ पे मैं दुआ के लिए जाता हूँ, तो क्या हुआ जी, कैंसर। तो और ये कैंसर क्यों मर्ज फैल रहा है, ये इसी वजह से है कि इंसान की जो एक बॉडी डिज़ाइन की गई है और जो एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरे हैं, एक अल्लाह ताला का जो निज़ाम बना हुआ था, वो जो लाइफस्टाइल था वो दोनों तरफ से बदल गया है। एक तरफ तो खुराक आप किस किस्म की खा रहे हैं, वो आप प्रोसेस चीज़ें अब खा रहे हैं जो एक आपकी जिसके लिए बॉडी आपकी डिज़ाइन ही नहीं है। और साथ ही साथ पहले मेहनत मुशक्क़त का काम होता था, हर चीज़ के अंदर जो है आपको नहाना भी है तो बाल्टी बाहर से भर के लानी है और उसको लाके आपने रखना है। इधर आपने जाके ऐसे ऑन किया, गर्म ठंडा पानी मिलाया, शुरू हो गए। लाइट जलानी है, सिर्फ स्विच ऑन कर दिया, सारा दिन दफ्तरों में बैठे में। दोनों तरफ से जो है वो लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से ये नुकसान पैदा हो रहे हैं और इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत का इसके अंदर अहम एक जिम्मेदारी बनती है। इसके ऊपर मेरी बड़ी ज़ाती अपनी वो है, और अभी मैंने सिंध का पैकेज बनवाया था, उसके अंदर भी मैंने शामिल करवाया है, जीबी में भी किया है, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। नौजवानों को एक्सरसाइज की, हेल्दी एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटीज बड़ी जरूरी है। ये सारा दिन बैठे रहते हैं फोन के ऊपर, टक 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 करते रहते हैं, तो खुदा ना खास्ता ये जो अगली नस्ल आने वाली है, जो आप लोग जो नौजवान लोग हो, इसमें तो बीमारियां और मुझे डर लग रहा है कि बढ़ ना जाए। गर्दन के पीछे कुब निकल आए नौजवानों के, बजाय कोई एक्टिविटी फिजिकल करने के वो हर वक्त मोबाइल के साथ बैठे। सर, इसमें हमें यास्मीन राशिद साहिबा को ज़रूर जो है वो शाबाश देनी होगी, सबको, पाकिस्तान पूरे को, जिस तरह वो काम कर रही हैं, जैसी बीमारी के साथ वो इस वक्त लड़ रही हैं। कैंसर का आपने तस्करा किया तो मेरे ध्यान में आ गया। आई थिंक उनको तो कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो भी आपको देना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, हुकूमती अवार्ड तो छोड़ें, मैं अपने बच्चों को बताता हूं उनकी स्टोरी के एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करता हूं। इमरान माशाल्लाह उनकी उम्र भी है, साथ उनको कैंसर हुआ है, वो दिन में कीमोथेरेपी करवा के आई थी और रात को उन्होंने मुझे कुछ 11:30 पौने 12 बजे फ़ोन किया। 15 मिनट उन्होंने मुझसे लड़ाई की है। उनको पंजाब के अस्पतालों के लिए और कोई इक्विपमेंट चाहिए था, वेंटिलेटर चाहिए था। मतलब उस औरत को देख के सलूट करने का दिल करता है। मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान के लिए वो रोल मॉडल है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, हर मर्द और औरत के लिए, कि किस तरीके से जिसमें सच्चा जज्बा और खिदमत का वो किस तरीके से काम करता है। कमाल से। अच्छा, ये हमने वैक्सीन की भी बात कर ली और हमारी बात हो गई इस पे लॉकडाउन के हवाले से भी, और प्राइम मिनिस्टर का जो आपने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की थी वो एक पॉसिबिलिटी के तौर पे मौजूद रहेगा। सर, जहांगीर तरीन साहब के मामले में आ जाएं, क्योंकि उसमें लोगों को लगा कि शायद ये मामला उधर जाके जुड़ता है, और जहांगीर तरीन साहब का क्योंकि ग्रुप काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है, तो ये ग्रुप किसी वक्त भी हुकूमत को गिरा सकता है, या मुमकिन है कि जब बजट आए तो ये बजट पेश करने के अंदर एक रुकावट बन जाए कि जब तक हमारी बात नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस के अंदर? इमरान खान साहब ने अपनी बात तो बता दी, हमें नहीं पता दूसरी तरफ से क्या होगा। अच्छा, हमारी दो मुख्तलिफ इसके अंदर लोग मौजूद हैं, इसमें MNAs भी हैं, MPs भी हैं। MPs के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा रब्ता नहीं है, तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जो MNAs हैं वो तमाम लोग जो उस खाने पे भी गए थे, जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी करें, कि तकरीबन तमाम जो है मेरे साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, बड़ी ज़्यादातर के साथ मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुकात भी हैं, रिश्ता भी अच्छा है। अभी तक तो मैंने तो किसी से नहीं सुना कि कोई ये कह रहा है कि हुकूमत जो है मैं उसके खिलाफ हो गया हूँ, ये कुछ हो गया। वो क्या कह रहे हैं, वो बड़ी सादा सी बात कह रहे हैं। मुझसे इनफरादी तौर पे अलग अलग मिलने के लिए भी आए और उन्होंने ज़्यादातर ने आके तकरीबन एक ही बात की, और वो ये कह रहे थे कि देखें जी, हमारे साथ तरीन साहब ने अच्छा किया है माजी के अंदर, किसी को टिकट दिलाने में मदद की और उसके अलावा हेल्प की। तो तरीन साहब के साथ हमारा ये माजी का रिश्ता है, वो हमें अगर बुलाएंगे तो हम उनके पास बिल्कुल जाएंगे, और हम ये बिल्कुल चाहेंगे, हमें खदशात हैं क्योंकि तरीन साहब को खदशा ये है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और ये एक टारगेटेड एक्टिविटी की जा रही है। तो ये हमारा मानना है कि तरीन साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और उनके खिलाफ कोई भी टारगेटेड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए।
100% जायज़ बात है, मेरा भी यही मुतालबा है और मेरा यकीन है कि इमरान खान भी यही चाहते हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इसीलिए वो उसके ऊपर ज़रा कंट्रोवर्सी भी बनी। अली ज़फ़र साहब को जो इन्वॉल्व किया गया है उसके अंदर, वो इसलिए किया गया कि अली ज़फ़र साहब की एक रेपुटेशन है, एक इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं, फेयर हैं, प्रोफेशनल हैं, मामले को समझते हैं कि अगर कोई बीच में वाकई में कोई लोअर लेवल के ऊपर कोई ज़्यादती हो रही है तो वो भी पॉइंट आउट कर देंगे, और अगर प्रोसेस ठीक चल रहा है तो वो उसकी भी गवाही दे देंगे। तो मुझे अभी तक तो कोई वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं नज़र आ रही कि ये हुकूमत के खिलाफ कोई महाज बना हुआ है। बजट के दिनों में कोई प्रॉब्लम आप देख रहे हैं? बजट तो आप लोगों को लेकर आना है, फिर दबाव डालने का सबसे अच्छा मौका तो वही होगा। अगर इन लोगों को डालना है तो दबाव डालने का सबसे अच्छा मौका। बिल्कुल सही है। और हम जो है क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है और हमारी देयरफॉर कोई भी जब बड़ी चीज़ आती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, हफीज शेख का इलेक्शन आया, बजट आता है, तो बड़ी वो एक तरीके से तैयारी की जाती है, लोगों की जिम्मेदारियां भी लगती है। मैं उन लोगों में से होता हूं जिनकी जिम्मेदारी लगती है MNAs के साथ राब्ते में रहना। तो इंशाल्लाह ताला जैसे पहले हमेशा हुआ है, सिवाय एक सीक्रेट बैलेट के अंदर बिल्कुल हफीज शेख के इलेक्शन के अंदर अपसेट हुआ, उसमें कोई शक नहीं, वो हमारी खदशा था लोगों को, लेकिन क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि हमें पहले कोई मालूमात थी कि वाकई में होने वाला है। वो सीक्रेट बैलेट के अंदर हुआ, उसमें भी मेरे ख्याल में हुकूमत के खिलाफ एक्शन कम था, ज़ाती मुफाद ज़्यादा शामिल था। बुनियादी तौर पे लगता है ऐसे कि पैसा चल गया उस वजह से हो गया, लेकिन वही लोग, अब हमें नहीं पता वो कौन से लोग हैं 16, वो उसके चंद दिन के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सारे खड़े हुए थे, सब ने इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डाला। सो ये इस पर बात बहुत होती है, लेकिन अभी तक डायनामिक कोई ग्राउंड पे हमें ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा कि जिससे हमें कोई परेशान होने की जरूरत है। हाँ, MNAs के हमेशा, और खास तौर पे एक अच्छा MNA जो है वो अपने हल्के के लिए लड़ता है, तो वो काम के ऊपर भी इसरार करेगा, वो कहेगा जी मुझे डेवलपमेंट फंड भी चाहिए, वो सब कुछ होगा, और नहीं होगा तो वो नाराज भी होता है। बट वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक जमहूरियत का, एक उसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में। तो जैसे मैंने कहा, ये ज्यादातर वो होते हैं जो अच्छे MNA, जो अपने हल्के के लिए फिक्र करते हैं, जो ये ऐसी बात करते हैं। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने लगभग वही बात की जो असद उमर साहब कर रहे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। यानी ये तो बीच वाले साल तो लगता है फिर बीच में से गायब हो गए। आपने कहा था कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, आप लोगों को मजबूरन जाना पड़ा, लेकिन जो शराइत एक्सेप्ट की गई हैं IMF की, उनसे आपको भी एतराज़ था और बहुत सारे और लोगों को भी। अभी शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि हमें टैक्स नेट को बड़ा करना है, टैक्स को ज़्यादा नहीं करना। ये वो बातें जो आप किया करते थे सर, तो जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। हमने क्या गेन किया इस स्पीच में? देखिए, चले इसको ये देख लें कि किस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलाने के लिए हर शर्त अगर आपको कबूल करनी पड़े तो शायद वो इतना अच्छा सौदा ना हो, और इसलिए कुछ निगोशिएशन की ज़रूरत होती रही है। इसीलिए हमने कई महीने निगोशिएट किया। हमने IMF को ये नहीं कहा था हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं देर में कहा IMF के। मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने के 10 दिन के बाद मैं फ़ोन पे था IMF के साथ, और उनकी टीम को मैंने बुला लिया था। लेकिन आंख बंद करके हर शर्त नहीं मानी जा सकती है। अगर आप वाकई में वोटों के जरिए इलेक्ट होके आए में और आप जवाब दे हैं अवाम को, तो आप आंख बंद करके हर शर्त नहीं मान सकते। मेरे ख्याल में वही बात शौकत तरीन साहब कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। मुश्किल होते हैं फैसले, हम ऐसी पोजीशन में हैं कि अब ये बराबरी का मुकाबला, हम नेगोशिएशन करें। मैं वही जुमला आपने यही जुमला मैं बोल रहा था जिस वक्त आपने सवाल पूछा कि ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई कार्ड टेबल पर ना हो। बशीर मेमन के एलिगेशन बड़े सीरियस हैं, और आप लोगों को क्या पता चला कैबिनेट में अभी तक कि ये हुआ क्या, कहानी क्या है? सब बशीर मेमन के एलिगेशन सीरियस तो हैं, लेकिन वो किसके बारे में है? पहले लगता था कि वो एलिगेशन वजीर आजम के बारे में है, फिर वो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो बिल्कुल छोटी सी मुलाकात हुई थी वजीर आजम से, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया। काजी फायज ईसा का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, और भी किसी का नाम नहीं लिया। और तो वजीर आजम तो अब वो खारिज हो गए हैं उनके इल्जामात से। अब उनके इल्जामात जो हैं वो किसी सानवी लेवल के जो वजीर आजम ने उनको कहा था, वजीर आजम ने उनको कहा था तगड़े हो जाओ, तो ये तो वजीर आजम कल सब्जी वाले को भी कह के आए हैं बाजार में। वो
उनका तो ये तकिया कलाम है। अगर वजीर आजम, अगर नहीं ये तो आम तौर पे तो है ही है, लेकिन अगर FIA का डायरेक्ट DG जिसने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर हाथ डालना है, अगर वजीर आजम उसको नहीं कहेगा कि तुम तगड़े हो जाओ, तो फिर और किसको कहेगा? वो तो पाकिस्तान की मुश्किल तरीन नौकरियों में से एक है। ये निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है, यहां पर जिसपे FIA ने हाथ डालना है वो इतने ताकतवर लोग हैं कि अगर पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट पीछे नहीं होगी तो वो काम क्या करेगा? तो करना क्या अब इस केस का, इस मामले का? सर वो तो अब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो डिफेमेशन केस वो फाइल कर रहे हैं। अब तो वो कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। वो जाहिर है कि जो हुकूमती साइड है वो समझती है कि उनके इल्ज़ामात में कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक टीवी पे बयान पे नहीं रुक गए। वो तो अब कानून का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे। आप कराची से हैं, कराची के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा वहाँ पे। आप क्रिकेट स्टेडियम में गए, वहाँ पे भी हमने देखा, बहुत सारी और जगहों पे, और आपकी बड़ी फॉलोइंग है कराची में। ये कराची में हुआ क्या फैसलवाड़ा वाले हल्के में? सर एक तो ये इसमें एक तो इसमें कोई शक नहीं। कराची जो है ना वो आप लोग लाहौर वाले कहते हैं लाहौर है, लेकिन सर मैं ये इसमें कोई शक ही नहीं है, कराची है। तो जो कराची में जो एक दफ़ा रह जाए तो उसको इश्क हो जाता है शहर से। देखें कराची के अंदर जो हुआ ये कि पहले तो आप देख लें कि सारे तज्जिए जो आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल जो मुख्तलिफ रिसर्च एजेंसीज करा रही थी, वो क्या कह रही थी, उन तमाम के अंदर दो चीज़ें सामने आ रही थी। अगर मैं उनकी एवरेज ले लूँ तो वो ये कहती थी कि तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत 2018 से कम हुई हुई है कराची में, और इस हल्के के अंदर 249 के अंदर वो ये कहती थी कि अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ नंबर 1 पार्टी है। मैं 4 दफ़ा मेरी मीटिंग्स हुई, इनकी जो टीम्स थी उनके साथ मैं तजिया उनसे पूछता था कि जायज़ा लेता था क्या काम कर रहे हो, और मैं इनको बार बार बोलता रहा कि ये इलेक्शन जो है, क्योंकि बाई इलेक्शन में वैसे ही वोट कम पड़ता है, दूसरा इसमें कोई इमरान खान नहीं इलेक्ट होने वाला, राइट। वो तो कराची की जो वेव थी, वो कराची की वेव थी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब उनको पता है 249 के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म ना बनेंगे ना हटेंगे वज़ीर आज़म से। सो ये है इलेक्शन बिल्कुल लोकल इशूज़ का। इसके अंदर वैसे ही बाई इलेक्शन में वोट कम पड़ता है, यहाँ पे रमज़ान है और उसके बाद बज़िद है इलेक्शन कमीशन के वर्किंग डे पे कराना है। रमज़ान भी है, वर्किंग डे भी है, बाई इलेक्शन भी है, तो नतीजा वही निकला, 21% पोलिंग हुई। 5 सियासी जमातें थी जिनका ठीक ठाक वोट बैंक नजर आता था इसके अंदर। सो सारी गेम आ गई इलेक्शन डे पे, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस दिन जाहिर है वो रिजल्ट्स भी बता रहे हैं, और उस दिन सुबह मेरे पास तो 9:30 बजे तक रिपोर्ट्स आ गई थी, मैं देख रहा था, और मैं अपने तज्जिया शेयर कर चुका था कि आज शाम को कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी ठीक नहीं लग रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी सनत उनकी फैमिली चलाती है, पैसा भी है उनके पास, ऑर्गेनाइज भी है, तो आई एम श्योर उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन डे किया होगा। लेकिन जो वोट निकले ना, वो वोट पे किसी को यकीन ही नहीं आ रहा। वो वोट किसी तरीके से ये नहीं नजर आता कि ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती हुई है। तो लेकिन आज मैंने सुबह आपको अपने हारने पे कोई इतना सदमा नहीं हुआ या शॉक नहीं हुए आप? पीपल्स पार्टी के जीतने पे आप हैरान हो गए, ये क्या हो गया? पीपल्स पार्टी के जीतने पे तो मैं हैरान हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो उसके ऊपर रद्द अमल आया उस पर तो मैं दंग रह गया। ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तूफान खड़ा किया हुआ है। ये कोविड के दरमियान जल्द से कर दिए, नाम ले लेके उन्होंने आर्मी चीफ और DGI के खिलाफ बातें की, और उन्होंने कहा जी फौज जो है ना वो सियासत में मुदाखलत करती है, पाकिस्तान के सारे मसलों का जड़ ही यही है। और 2018 का तो टोटली फेक इलेक्शन था, सिलेक्टेड हुकूमत है, और ये फौज जो है ना वो इलेक्शन जो है वो मैनेज करके जिता के लाई है। वो जिस दिन उनके सामने पीपल्स पार्टी की धांधली आई तो उनका मुतालबा क्या है, वो कह रहे सारे बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो फौज को दे दो, फौज ले आओ। बिल्कुल, मैंने आज फौज को वाकई में अल्लाह अल हक है। और फौज को गालियां दे रहे थे, वो पंजाबी में कहते हैं कि अड्डियां चुक चुक के फौज को आवाज़ दे रहे हैं, फौज को आवाज़ें दे रहे हैं कि जनाब आ जाए वापस। सर मैं अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे PMLN ने तो कर दिया इनकार, और वो इकरार इसलिए भी नहीं करेंगे कि पंजाब के अंदर बेशुमार जाली वोट है, और आज़ाद कश्मीर में भी एक गेम हो रही है। आप लोग जब वहाँ इलेक्शन हारेंगे या आप लोग एक्सपोज होंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर पुरानी वोटर लिस्टों पे इलेक्शन होता है तो आप लोगों को कितना बड़ा डेंट पड़ने वाला है आज़ाद कश्मीर में, शायद आपको आइडिया नहीं है। तो पंजाब के अंदर बेशुमार जाली वोट है, और भी जगहों के ऊपर है,
तो उसका फायदा चला जाएगा अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई तो। नून लीग ने तो इनकार किया है, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, क्योंकि बातचीत चल रही है आपकी। जी, ये बिल्कुल बातचीत तो करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि हम इसके अंदर एक कंसेंसस नहीं अगर क्रिएट हो सकता तो कम से कम मेजॉरिटी तो क्रिएट की जाए। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप वाकई जमहूरियत चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि ये जमहूरी अमल आगे बढ़े तो ये इस इस्लाहात के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। हर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद धांधली का तूफान खड़ा हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, सारी पीडीएम की जमातों ने कहा जी धांधली हो गई है। 249 का इलेक्शन हुआ, सारी हारी हुई जमातों ने कह दिया धांधली हो गई है। ये सिलसिला आगे कैसे चल सकता है? सो हमारी उम्मीद है कि असेंबली के अंदर वो पार्टियां जो अवाम को जवाबदेह हैं, जो जमहूरियत की बहुत अलमबरदार है, वो इस जमहूरियत को बेहतर बनाने के लिए तो फिर असद उमर साहब कोई कंपेन शुरू करें, आप बनेंगे कोई अवामी सतह की, सोशल मीडिया की, मीडिया के ऊपर कंपेन शुरू करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, और जो रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं उनको शेयर करें मीडिया के साथ आसान अल्फाज में, ताकि बाकी जमातों को कन्विंस किया जा सके कि वो आए। 100% दुरुस्त बात है। और ये कल या परसों फवाद चौधरी ने हमारे साथ शेयर किया था, पहली इसकी सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है और इसको टॉपिक बनाना है। मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म कितने इस पे फोकस्ड हैं। और एक तो ये उमूमी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात का इशू है, दूसरा जो इस वजह जिसकी वजह से वज़ीर आज़म बहुत कीन है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं आएगी ना, तो ये जो 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर से बैठा हुआ है, जो $2-2 अरब हर महीने, $2.5 अरब भेज रहा है पाकिस्तान, और जिसके ऊपर इस वक्त हम खड़े में हैं और इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, वो वोट से खारिज है जब तक हम ये इलेक्टोरल रिफॉर्म वाला कानून नहीं पास करते और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं लाते। और आपको शायद खुशी हो ये सुन के, क्योंकि आपके ख्याल में इस्लाहात ज़रूरी हैं, कि हर कैबिनेट मीटिंग की इब्तिदा प्राइम मिनिस्टर से करते हैं, अच्छा जी अपडेट दो कि क्या हो रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर। चलें, उम्मीद रखते हैं कि ये हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी टाइम दे असद उमर साहब। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल अगले प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।